bring a surprise. One never knows. And right now, from the MNS, we have our old friend Mr. Hemant Kamble with us. Hemant Kamble साहब, नमस्कार. नमस्कार. How are you, अनिल sir? जी नमस्कार. I'm fine. नमस्कार सर. वंदे नमस्कार मातरम. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी सर. सर अभी अभी बात हो रही थी अभी टटकरे साहब से एनसीपी के, और उन्होंने कैलकुलेशन दी कि भाई 1998 में जिस प्रकार प्रकाश अंबेडकर साहब हो गए, रासू गवई साहब हो गए, कबाड़े साहब हो गए, इन सब लोगों को जिस प्रकार पार्लियामेंट में भेजा गया, हो सकता है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उस किस्म की कैलकुलेशन अगर दोबारा हो जाती है या उस किस्म के अगर संबंध वैसे बन जाते हैं, तार अगर वैसे जुड़ जाते हैं, तो 48 में से हो सकता है 44 सीटें भी आ सकती हैं, 44 सीट्स भी आ सकती हैं एनडीए की. सर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, मुमकिन है? देखिए पॉसिबल इम्पॉसिबल, मैं इम्पॉसिबल कुछ वो नहीं कहता, पॉसिबल तो बहुत कुछ है जी. क्योंकि जो आंकड़े हैं 2019 के जी. जो आंकड़े हैं वो उस जो रिजल्ट आए थे जिसमें करीबन 1,41,00,000 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे. 92 lakhs समथिंग अराउंड राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी. शिवसेना गॉट 90 lakhs एंड कांग्रेस गॉट 87 lakhs. तो इनकी तीनों की अगर फिगर करें तो आप समझ लीजिए कि 2.6 समथिंग होती है, 2.63 जी. 2,63,00,000. तो उसके सामने बीजेपी अगर अकेली पड़ती है और शिंदे की शिवसेना है वो कितना वोट ये करते हैं, तो मुझे लगता है ये इफेक्ट हो सकता है. बट देयर इज वन बट. व्हाट अबाउट मिस्टर अजीत पवार, व्हाट अबाउट मिस्टर शरद पवार, व्हाट रोल दे आर गोइंग टू प्ले इन नेक्स्ट parliament election, that we have to see. And Yes. One more important thing is the present scenario of Maharashtra politics is very much confusing for each and every citizen of Maharashtra and politician also. Nobody is predicting what is going on and what will be happen in next few days. बट एज फार एज यू आर कंसर्न, जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, फॉर एग्जाम्पल अभी वही मैं बात कर रहा था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सवाल है. आई थिंक यू आर वेरी लकी दैट नोबडी इज टेकिंग यू सीरियसली राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. एवरीबडी टेक्स यू सीरियसली इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस. जहाँ तक इन्फ्लुएंस का सवाल है, प्रभाव का प्रश्न है, हर एक कोई आपको बहुत गंभीरता से लेता है, लेकिन चुनावों में आपको गंभीरता से नहीं लेते हैं. And I think there's a possibility MNS might spring a surprise. That's what I think. What do you think, Hemant Kamble sir? Yes, you're absolutely right. कि अभी जो मैंने यही कहा कि ये सिनारियो में अभी हमें जो कैलकुलेट नहीं कर रहे या कैलकुलेशन में हमें ये नहीं कर रहे, कंसिडर नहीं कर रहे, उनके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज होगा कि 2024 के जो असेंबली इलेक्शन है जी, उसमें एमएनएस एक फैक्टर रहेगा जी. क्योंकि देखिए उसके पहले कॉर्पोरेशन इलेक्शन है. कॉर्पोरेशन इलेक्शन ऑलमोस्ट 10 कॉर्पोरेशंस आर देयर. Yes. मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, संभाजीनगर, पिंपरी चिदवड, बहुत सारे. तो देयर आर 10 कॉर्पोरेशंस. तो ये इसमें आप जो इम्पैक्ट देखोगे, क्योंकि देखिए कैसा है ना कि 2019 के बाद ये 3-3.5 सालों में जो भी हुआ है महाराष्ट्र में, ये पॉलिटिक्स जो हुई है, मतलब जिन पार्टी की स्प्लिट हो गई या पार्टी चेंज हो गई, लोगों ने पार्टी चेंज की, या फिर जिस अलायंस को मैंडेट मिला था उस मैंडेट को छोड़कर जिस तरह शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गई, या फिर शिंदे गुट का जो स्प्लिट हुआ, मतलब शिवसेना का स्प्लिट होकर शिंदे गुट, तो कहीं ना कहीं लोग इसमें नाराज है. और ये नाराजगी कहीं ना कहीं एक ऑप्शन देख रही है, जो मेरे हिसाब से लगता है कि एमएनएस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोस पर्सन हु इज लुकिंग फॉर द वन मोर ऑप्शन. हेमंत जी, आपने आंकड़े बता रहा था अभी कितने वोट्स, 1.242 करोड़ बीजेपी. नाउ इफ यू लुक एट द 2012 बीएमसी इलेक्शंस, आपने एमएनएस हैज अराउंड 15.8, अराउंड 16% वोट शेयर you have got. Right. And that is, it's near to Shiv Sena that I'm 17.34, around 18%. तो you can, if ढंग से ऑर्गेनाइजेशन आपने चलाया, मीन्स
एकदम perfectly planned BMC elections, you could hit the roof the way things are, and things are working out for you. Like all the major issues is being dealt through Raj Sahab. BDD Chal ho, farmers issue ho, Muslim loudspeakers ho, Including refinery. refineries, yes, all these Refineries, things. ji. So you have performed earlier so well, and with such a huge vote share where BMC is concerned, I mean, it's just achievable for you. It is going to be a testing thing, not only for where BJP is concerned, with an alliance with the BJP. You're talking about BMC itself. It'll be a great jump forward if everything is planned well, Hemant Saab. Definitely, we have some plans. We have some strategy, and next few months you'll see the effect of MNS in all our Maharashtra. Whether it is farmers issue, whether it is BMC issue, civic problems, जी for every problem, for each and every problems, we have strategy, we have plans, and definitely you see the impact of this strategy on 6 months rally at Ratnagiri. जी So Raj Saab is going to address the rally on 6th of May, and you'll see. तो मैं उम्मीद करता हूं हेमंत कामले साहब 6 मई की रैली में जो ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है, सर्वेक्षण जिसका शायद शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी बात होगी हेमंत कामले साहब। जरूर जरूर बात होगी, क्योंकि देखिए कैसे है ना कि ये जो दोगलापन चल रहा है वहां पर, देखिए कैसे है कि 2018-19 में जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, जी शिवसेना ने उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था कि भाई ये प्रोजेक्ट वहां पर नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इशू, यस एंड आई एम टोटली एग्री विद देम कि कैसे है ना कि देखिए ये कोकण को कैलिफोर्निया करेंगे, मैं बचपन से सुनते आ रहा था, जी। शायद आपने भी सुना होगा, जी लेकिन कैलिफोर्निया के फैक्ट शायद इनको पता नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है या दिक्कत है महाराष्ट्र में कि यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट ने फॉर्म नहीं की, या किसी भी कंपनी गवर्नमेंट, फिर वो कांग्रेस राष्ट्रवादी को हो या फिर बीजेपी शिवसेना की या आप की, यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी महाराष्ट्र स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फ्रेम नहीं किया गया। जब आप कहते हो कि महाराष्ट्र कोंकण को कैलिफोर्निया किया जा सकता है या करेंगे, तो आपको पता होगा कि कैलिफोर्निया 1920 के पहले पूरी तरह डेजर्ट था, जी और इस डेजर्ट को कोलोराडो नदी जो रिवर है वो वहां से करीबन 127 माइल, मतलब आप समझ लीजिए कि 380 किलोमीटर से उस पानी को लिफ्ट करके करीबन 5 लाख हेक्टेयर जमीन को पूरी तरह कल्टीवेट किया गया, और कैलिफोर्निया आज आपको दिखता है कि नंबर 1 स्टेट इन यूएसए। यस तो अब को ऐसे ये जितने भी है जो भी पावर में आके गए, फिर कांग्रेस राष्ट्रवादी उनके जमाने में इंद्रॉन आया था, जी जिंदाल के प्रोजेक्ट आए, फिर जैतापुर आया, फिर यहाँ पर देखिए हमारा कोंकण जो शुरू होता है डहानू से, गोलवड से लेके वेंगुर्ला तक, तो आप देखिए जितने भी जो समुद्र किनारे वहां पर आपने ऐसे ही प्रोजेक्ट लगाए, फिर वो तारापुर पावर प्रोजेक्ट हो, फिर वहां पर इंद्रॉन हो, जैतापुर हो, जिंदाल हो, सब इसी तरह के प्रोजेक्ट। तो आपको करना क्या है एग्जैक्टली इसके लिए मैं कहता हूं कि इस स्टेट को कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई, कि जब आपको पता है कि इस प्रदेश में किस तरह के रोजगार पैदा की जा सकते हैं, जब वहां पर नेचुरल ब्यूटी है, उस ब्यूटी को क्यों खत्म कर रहे हैं आप? अब शिवसेना की बात करते हैं कि 18-19 में इन्होंने आंदोलन किया, इसको नाणार को शिफ्ट करने के लिए कहा गया था, फिर सरकार ने तैयार की रोहा में उसको शिफ्ट करे, फिर उद्धव ठाकरे जी हो गए सीएम, चीफ मिनिस्टर हो गए, और 12 जनवरी 2022 को इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कहा है, पत्र लिख के, लेटर लिख के, कि भाई हम 1200 में आपको लैंड देते हैं, जितनी लैंड चाहिए थी उससे और ज्यादा लैंड दी। देखिए नाणार में 13,000 एकड़ लैंड दे रहे थे, इन्होंने 1200 में 13,000 प्लस 2,144 एकड़ लैंड दी नातेसा गांव में। अब राजू जी एक सवाल का जवाब या तो संजय राउत दे, या तो उद्धव ठाकरे जी दे, या तो आदित्य ठाकरे जी दे, क्योंकि आदित्य ठाकरे तभी एनवायरमेंट मिनिस्टर थे जब ये लेटर लिखा गया था। जी अब देखिए 15 किलोमीटर में एनवायरमेंट के नॉर्म्स ऐसे कैसे चेंज हो गए? 15 किलोमीटर में बारसू और नाणार में बीच में सिर्फ एक समुद्र है जिसको खाड़ी कहते हैं, बे है, उसके मतलब 15 किलोमीटर आपके नॉर्म्स कैसे चेंज हो गए? और आपने ही उस लेटर लिखा है कि हम यहाँ पर लैंड अवेलेबल करके देते हैं, और जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा दी, और उसके बावजूद आज आप
उसी प्रोजेक्ट में जाके मतलब वहां पर जो आंदोलन करता है उनको कहते हैं कि हम आपके साथ लड़ेंगे। तो ये दोगलापन शिवसेना का कहीं ना कहीं मतलब ये लोगों के सामने आएगा, लोगों के सामने आ रहा है कि आप एक जगह पे आंदोलन करते हो, फिर उसी प्रोजेक्ट के लिए आप लैंड देते हो और अब फिर आप बोलते हो कि आंदोलन करेंगे, कि आप एनवायरमेंट के जो भी नॉर्म्स है वहां पर उसको कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा रहे हो। आदित्य ठाकरे जी का बयान है, उद्धव ठाकरे उसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और संजय राउत तो कबूल करे कि हाँ वो लैंड बारसू की लैंड उद्धव ठाकरे जी ने प्रपोज की थी, लेकिन हम उसको विरोध करते हैं। तो ये किस तरह का मतलब क्या क्या स्टेटमेंट है इनकी, क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह की पॉलिटिक्स सही है शिवसेना की? और मैं तो कहता हूँ शिवसेना नहीं, इसमें तो देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी भी उतनी दोषी है कि जब आपने प्रोजेक्ट वहां से कैंसिल किया है नानार में और जी। बारसू में वापस हो रहा है, तो आपको भी पता है कि भाई नानार और बारसू में 20 किलोमीटर का जो डिफरेंस है, तो वहां पर ये एनवायरमेंट के नॉर्म्स चेंज तो नहीं होने वाले, तो वहां पर ये फिर से प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन देखिए साहब, आप जितना मर्जी कह लीजिए, अभी भी जो बात हो रही थी हमारी, पहले भी बहुत लोगों से बात हुई है कि ये हाँ। कहते हैं कि ये ग्रीन रिफाइनरी है। अब मुझे मालूम नहीं है कि क्या कोई ग्रीन रिफाइनरी हो सकती है। इट्स अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, हाउ कैन इट बी ग्रीन? आई डोंट अंडरस्टैंड। डू यू नहीं अंडरस्टैंड वो दिस? नहीं 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 नहीं, ये तो मैं भी आपको कहता हूं कि नितिन गडकरी जी कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन इज द फ्यूचर, यस, राइट? यस, फिर उन्होंने वो एंडोर्स कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार को। दैट्स राइट। अब आप 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आते हो यहां पर, 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट कि आरामको का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट यहां पर लगेगा। जी, आरामको का सबसे बड़ा प्लांट कहां है? इंडोनेशिया में, 10,000 एकड़ पर। जी, यहां पर जामनगर में जो रिलायंस का है वो भी ऑलमोस्ट 10,000, 8,000, 10,000 एकड़ पर है। अब देखिए ये कंपेयर मत करिए, सब लोग जो कंपेयर करें ना कि जामनगर में 10,000 एकड़, तो आप देखिए महाराष्ट्र का जो समुद्र किनारा है वो है 762 किलोमीटर का, और गुजरात को 1100 किलोमीटर का। तो वहां पर लगाइए हमारा वो वेदांता, फॉक्सन जैसे या इंजीनियरिंग कंपनीज हमारे पास भेज दीजिए। जी, जहां पर नेचुरल ब्यूटी है, जहां पर आप टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, वहां पर रोजगार कर सकते हैं, तो आपको वहां पर केमिकल प्लांट लगाने की जरूरत क्या है? आप वहां पर अच्छे रोड दीजिए। कोंकण को कोई जरूरत नहीं है फैक्ट्रीज की। लेकिन कामले फैक्ट्रीज की साहब, जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात में आपको आपको तो खैर मालूम ही होगा क्योंकि आप इसमें बहुत पढ़ चुके हैं। डू यू नो ऑल टॉक्सिक केमिकल मैन्युफैक्चर ऑफ एनी काइंड, इवन हाइड्रोकार्बन्स, इज बैंड इन कैलिफोर्निया? आप कैलिफोर्निया बनाना चाहते हो ना, तो कैलिफोर्निया में बैन है। तो मैं कैलिफोर्निया बनाना चाहता हूं, मतलब कैलिफोर्निया के जो कोंकण में है जी, ऐसे कोई भी पेट्रोकेमिकल्स या केमिकल प्लांट नहीं चाहिए हमें। जी, हम पहले कैलिफोर्निया से में नहीं बोलते है हैं। सर, कैलिफोर्निया में है नहीं। दे नॉट अलाउड नहीं ऑल्सो। नहीं, मैं कोंकण की बात कर रहा हूं, मुझे कोंकण भी नहीं चाहिए, जी, हमें कोंकण भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप पावर में हो, मैं कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, चारों पार्टी को ये सवाल पूछता हूं कि आप लोग कहते हो 35-40 सालों से कि हम कोंकण को कैलिफोर्निया बनाएं, तो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? जब आपको कैलिफोर्निया मतलब वहां पर आपको एनवायरमेंट को बढ़ाना है, वहां पर आपको टूरिज्म बढ़ाना है, तो आप टूरिज्म बढ़ाने की जगह पर ये केमिकल फैक्ट्रीज और रिफाइनरीज कैसे लेके आ सकते हो? दैट्स ये राइट, आपकी पॉलिसी क्या है? दिस इज दैट्स राइट, कॉन्ट्रडिक्शन। दैट्स राइट। सो व्हिच मींस इफ दिस रिफाइनरी कम्स इन, अगर मान लीजिए रिफाइनरी बन जाती है, सो कोंकण एज वी नो इट विल बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब ये हुआ, कोंकण जैसा हम जानते हैं वैसा रहेगा नहीं। कहने का मतलब ये डेफिनेटली, हुआ। डेफिनेटली। और जैसा, वहां पर जी, मैं वहां का नेटिव हूँ। कोंकण जो आपकी ये जो बारसू फैक्ट्री बन रही है, वहां से 40 से 45 किलोमीटर से मेरा गांव पड़ता है, और वो रीजन पूरा हमने देखा है। वहां पर हमारी जो आम के जो कल्टीवेशन होती है, जो भी होते हैं, वहां पर क्या नुकसान हो रहा है हमको, हम उसको झेलते हैं। तो हमारा तो विरोधी थे ऐसे इन सब रिफाइनरीज को। एनरॉन को भी था, स्टरलाइट को तो भगाया था, आप तभी तो थे। जी, जी, आपने देखा है कि जी, स्टरलाइट की फैक्ट्री थे तो स्टरलाइट को भगा दिया था वहां से। जी, देखिए एक है ना, मैं एग्जांपल देता हूं। कोंकण में इस तरह के फैक्ट्रीज लगते हैं और वहां के जो लोकल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, ऐसा मुझे बोलना पड़ेगा, और ये है, ये सही है, 100% इसमें सत्यता है। देखिए एक मैं एग्जांपल देता हूं कि करीबन 2013 में डाउ केमिकल्स
डाउ केमिकल्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ये लेबोरेटरी लग रही थी देवू में, पुणे जी। से नजदीक है। दैट्स राइट। 100 हेक्टर मतलब करीबन 250 से 300 एकड़ पर। अब ये डाउ केमिकल्स का रिश्ता तो आपको यूनियन कार्बाइड से जुड़ा है, आपको तो पता जी होगा भोपाल जी की जो दैट्स दुर्घटना राइट, हुई। भोपाल गैस ट्रेजेडी, दैट्स राइट। वहां के जितने भी किसान थे, फार्मर्स थे, वहां के जो वारकरी, हमारे जो आप वारकरी जानते हो पंढरपुर के जी यात्रा में, जी ऐसे लोगों ने वहां पर उतर कर उस प्लांट को उखाड़ दिया, वहां पर लगने नहीं दिया। देखिए शरद पवार जी पूना से बिलोंग करते, पूना बारामती से, तब उन्होंने वहां पर ये नहीं कहा ना कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तो एनवायरमेंट, देखिए पुना जैसे वो जो देवू में कोकण जैसा एनवायरमेंट नहीं है, फिर भी वहां पर फैक्ट्री, तो आप यहाँ पर इस तरह का स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? आप महाराष्ट्र के नेता हो, तो ये क्यों होता है, ये दोगलापन क्यों होता है? कोकण की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, तो हमारा जो भी पार्टी का स्टैंड आएगा आएगा, लेकिन हमने तो यही कहा कि भाई इंडस्ट्री आनी चाहिए, तो फिर आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि भाई कौन से एरिया में कौन सी इंडस्ट्री लगनी चाहिए, जहां पर नेचुरल ब्यूटी इतने हैं, नेचुरल रिसोर्सेस है, और पश्चिम घाट बोलते वेस्टर्न घाट की जो एक रिजर्व जी। जोन है, वहां पर आप ये क्यों लेके आ रहे हो? एंड इट्स एन इको सेंसिटिव जोन, इट्स बीन ये डेजिग्नेटेड एन सेंसिटिव इको जोन सेंसिटिव में, जोन। दिस इज रिजर्व जोन, उसमें आप ये क्या लेके आ रहे हो? कि मैं जी। वही बार बार मेरा सवाल वही है कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है महाराष्ट्र की? ये चारों जितनी पार्टियां एस्टेब्लिश पार्टियां हैं, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी। ना अभी अभी हमारे साथ तटकरे साहब थे एनसीपी के, उन्हीं से बात हो रही थी इसी के बारे में, तब हाँ। मैंने ये प्रदीप जी और मैंने ये एग्जांपल दिया कि भाई 13 बरस पहले ऑलमोस्ट टू द डे, ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 20 और अप्रैल 22 2010 की, आपको याद होगा डीप वाटर होराइजन, हाँ। डीप ऑयल डिगिंग रिग थी ब्रिटिश पेट्रोलियम की गल्फ ऑफ मेक्सिको में। ओके। They said they guaranteed that for the next 100 years इसको कुछ नहीं होगा. It blew up. The entire base blew up, everything blew up. The oil spill was bigger than anything you have ever seen. It was almost half the size of the Gulf of Mexico itself. By the way, it's now been 13 years and Louisiana, the state of Louisiana is still suffering from the effects of that oil spill. वो oil spill अभी तक कहीं नहीं गया है, अभी तक वहीं है. जो star balls are still there. खुदा ना खास्ता अगर इस ऑयल रिफाइनरी में गलती से, हम उम्मीद करते हैं नहीं होगा, गलती से अगर जरा भी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, डू यू नो द एंटायर कोस्ट लाइन फ्रॉम द कोंकण राइट अप टू द मलबार कोस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड। देखिए राजीव जी, कि हम सिर्फ कोकण की बात करते हैं तो कोकण का अल्फांसो मैंगो और कैशनट और इसी ने यही नहीं हो डिस्ट्रॉय होगा, ये खेती या इसकी जो कल्टीवेशन वही नहीं, तो इसके साथ साथ देखिए फिशिंग इज अ बिगेस्ट मतलब ये बड़ा That's right. प्रोफेशन है वहां पर लोग का। ये बड़े बड़े जो बाज आएंगे, बड़े बड़े वेसल्स आएंगे क्रूड ऑयल्स के, इसकी वजह से वहां का जो फिशिंग के जो Gone. मछुआरे लोग हैं उन पर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा इसका। सर the fish will be dead, there will be no fish Yes. there, the whole sea will die। नहीं, ये जो 3 लाख करोड़ की जो बात कर रहे हैं और जी। 1 लाख लोगों को रोजगार, मेरे समझ में नहीं आता, मतलब इनका कैलकुलेशन एक बार कोई प्रेजेंटेशन तो करे भाई, फिर वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मिस्टर उद्धव सामंत करे या फिर खुद आकर देवेंद्र फडणवीस साहब करे कि 1 लाख रोजगार, 1 लाख का रोजगार आप कैसे वहां पर ये करने वाले हो? और ये रोजगार जो मिलेगा कोंकण के लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इसी ये रहा वजह है से- कि जब भी इंडस्ट्री लगती है बाहर से आते हैं लोग। बाहर से आते लोग, फिर यहाँ- वो दूसरा यहाँ इशू नहीं शुरू होगा। देखिए कैसे ना, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वहां पर आप आईटी सेक्टर के लगते हैं तो वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, सब होते हैं, तो वहां पर आपके बच्चे जो भी होते हैं इंजीनियर होते जी। हैं या जो होते हैं वो वहां पर जॉब पे लगते हैं, तो इश्यू नहीं आता है। जब वहां पर ऐसे एक जोन में जब बाहर से लोग आएंगे तो वो दूसरा इश्यू शुरू हो जाएगा जी कि आउटसाइडर्स को आपने जॉब दिया, तो वहां पर वो आंदोलन शुरू है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास पॉलिसी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिजाइन करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन से जोन में कौन सी फैक्ट्री लगानी है, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम है। कांबळे साहब, now आदित्य ठाकरे इज ऑब्जेक्टिंग टू करीबन 10 पारा, आप देखोगे उनके ट्विटर और लेटर्स के माध्यम से आरए से लेके अजनी 1 नागपुर से लेके अभी बारसू, रत्नागिरी, पांजरपोले, नाशिक, पटवर्धन पार्क, मुंबई, पुणे, रिवर फ्रंट, वेताल टेकड़ी, वर्धा विलेज, नागपुर कोल वॉशरीज, तो
इतने सारे ऑब्जेक्शन है, बोले कि ये पूरे पूरे जितने हैं ये पूरे एनवायरमेंटली फ्रजाइल एरियाज है, ट्रीज आर बीइंग कट विद इम्प्यूनिटी, देयर इज टोटल इकोलॉजिकल डिजास्टर वेटिंग टू हैपन. At the same time, you are again saying that Foxconn is gone, Airbus is gone, medical park is gone, drug park is gone. So as you are saying, policy क्या है विपक्ष का और सत्ताधारी क्या सोचकर क्या चल रहा है, कौन से जोन, तो क्या होगा, I mean, what's going to happen? Because here Aditya Thackeray, Uddhav Thackeray is in full up in arms. Uday Samant meets Sharad Pawar ji and they talk, and Pawar Sahab is slightly is quiet on these issues. Ajit Pawar is slightly quiet on these issues. Congress says our only problem is बाहर के लोग यहाँ कर land acquire किया है तो they will get the compensation, not the farmers. That is our issue. So is the MVA not on the same page where this particular project is concerned? देखिए दिस एमबीए के जितने भी लीडर्स हैं या फिर ये सब डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स चल रहा है. आदित्य ठाकरे खुद तो 2.5 साल तक थे ना एनवायरमेंट मिनिस्टर, तब आपने पॉलिसी क्यों नहीं डिजाइन की, तब उन्होंने नॉर्म्स क्यों नहीं वहां पर ये कर दिए. आप जितने कहते हो तो एनवायरमेंट के कौन से किस मतलब प्रॉब्लम पर आपने कोई सॉल्यूशन दिया है. ये जितने भी कोस्टल्स है मुंबई के जो सबब में वहां पर किस तरह से लोग कूड़ा कचरा लाते हैं, जो करते हैं. लास्ट डिबेट में हमने ये बात बताई थी, तब आदित्य ठाकरे थे एनवायरमेंट मिनिस्टर जी. आपको तभी ये पॉलिसी को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए था. लेकिन आप जब पावर में आते हो तो आपकी लैंग्वेज को अलग होती है, आप जब अपोजिशन में जाते हो तो आपकी लैंग्वेज अलग होती है. ये तो आपको नाना कैंसिल करने में ये था क्योंकि आपको वोट चाहिए थे. अब देखिए ना सबसे ज्यादा एक राजीव जी कि कोंकण रीजन में मतलब रत्नागिरी और वो जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, वहां के एमएलए और एमपी सब ज्यादा से ज्यादा शिवसेना के जी बराबर है. तो लैंड एक्विजिशन जो हो रहा था तब वहां के शिवसेना के लोकल लीडर्स ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया. क्या इसका रिपोर्ट शिवसेना भवन तक नहीं जा रहा था, मिस्टर उद्धव ठाकरे को नहीं मिल रहा था रिपोर्ट, मिस्टर आदित्य ठाकरे को रिपोर्ट नहीं मिल रहा था. तो आप जब तक पावर में हो तो आपकी लैंग्वेज अलग होती है, और जब अपोजिशन में आते हो तो आप बोलते हैं कि हम लोगों के साथ हैं. आपने 1200 की लैंड क्यों प्रपोज की फिर, आपको जब प्रोजेक्ट नहीं चाहिए था वहां पर, जब आपको पता है कि 15 किलोमीटर में कोई नॉर्म्स चेंज नहीं होने वाले एनवायरमेंट के, तो आपने 1200 की लैंड प्रपोज क्यों की नरेंद्र मोदी साहब को. लेकिन यहाँ पर हेमंत कामले साहब चलते चलते आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, पता नहीं आप इस पे जवाब देना चाहेंगे कि नहीं. जो खबर आ रही है हम लोगों को, बट वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन टू एक्चुअली प्रूव इट. काफी लोकल लीडर्स हैं जिन्होंने वहां पे 500 एकड़ 1000 एकड़ ऐसा ऐसा करके खरीदा है अलग अलग नाम से, and they want this project to come through because they want to sell that land for at inflated prices for the refinery. लास्ट Is that टाइम true? शायद 2 साल पहले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इनकी सबकी जो लीज निकाली थी, किसने किसने वहां पर लैंड ली है. जी जो भी आउटसाइडर्स है इन्होंने यहाँ पर लैंड ली है और वो उसको फोर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आपको वो प्रोजेक्ट वहां पर होना चाहिए. और उसके लिए फिर आपको पता है कि आउट ऑफ वे जाके किस तरह से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेशर ग्रुप कैसे किए जाते हैं, क्या होता है, किसको क्या पड़ी है. जो आउटसाइडर्स है उनको वहां के एनवायरमेंट से और उससे कुछ लेना देना नहीं है. सर वो तो आउटसाइडर्स की लिस्ट है, काफी इनसाइडर्स भी हैं सर. इनसाइडर्स भी है, मानता हूं मैं, कुछ मंत्री इनसाइडर्स भी भी हैं. है. हाँ कुछ मंत्री भी हैं सर. हाँ मंत्री है. अभी ये लिस्ट आएगी, ये बात चलेगी तो बहुत दूर तक चलेगी. और आपको आपने जो कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फैक्टर रहेगा, मैं आपको हम ये भी आपको करेंगे, फिर पर्दाफाश करेंगे इनका सबका. That we are aware of. That I am sure will happen. जी प्रदीप जी. राज साहब ने बीच में उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी को स्वयंभू नेता बोल दिया था, स्वयंभू. तो उसके बाद संजय राउत वेंट ऑन द रैम्पेज, एलिगेशंस, राज साहब के बारे में तरह तरह के बातें करना. बीच में उसी में अजित पवार जी को भी कुछ एडवाइस देते राज साहब ने कि काका को जरा संभाल के रखिए वगैरह वगैरह. तो हाउ डू यू सी संजय राउत रिएक्शन टू व्हाट इज स्वयंभू नेता, किस प्रकार से आप डिफाइन करोगे सर? ने स्वयंभू इसलिए उन्होंने कहा था ना कि भाई आप लोगों का मैंडेट लेते हो, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हो,
और आपने ही डिसीजन ले लिया कि मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी मतलब एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाऊंगा, तो स्वयं हुए वो जो कहेंगे वही सही है, वो जिसको सपोर्ट करेंगे वो सही है, उनको जो उनके पार्टी के फायदे के लिए जो वो सही लगता है वो करेंगे। फिर वो जनता का मैंडेट कुछ भी हो, तो इसके लिए स्वयं भी कहा था। और रही बात संजय राउत जी की, तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको इलाज की सख्त जरूरत है कि जिस तरह से बयानबाजी वो करते हैं तो उसको कोई बेस नहीं होता, बेसलेस सब उसके स्टेटमेंट होते हैं, उनको मानसिक इलाज की जरूरत है, उनको करना पड़ेगा इनका इलाज जल्दी से, कुछ करना चाहिए, नहीं तो शिवसेना का ही नुकसान है उसमें। और अजित पवार जी ने बोला कि हाँ, जैसे राज साहब ने अपने काका का ख्याल रखा वैसे मैं भी अपना काका का ख्याल रखूंगा। तो अजित पवार रिएक्शन आल्सो वाज दैट काइंड ऑफ। नहीं, कैसे है ना कि राज साहब ने बाला साहब के रहते हुए अपनी पार्टी, और वो अभी हम टॉपिक पे बात करेंगे तो और टाइम इसमें वेस्ट होगा। आपको पता है राजीव जी, आप तो जी जी विटनेस हो जी उसके, जी जी सर, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जाने दीजिए उसको। हाँ, तो अजित पवार साहब ने जो कहा कि जैसे आपने अपने काका, कि इधर काका के संभालने की बात नहीं है, कि जिस तरह से जाकर उन्होंने फडणवीस साहब के साथ सुबह 5 बजे या 6 बजे जो भी जी शपथ ली थी, या अभी उनकी जो चल रही है नोकझोंक चल रही है, या लुपा छुपी चल रही है, या बीच में ही फिर आउट ऑफ रेंज होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई काका की तरफ ध्यान दो आप, मतलब काका को भी संभालो और पार्टी को भी संभालो, जिस तरह से वो संभालना चाहिए वैसे। But अब all the आगे best क्या to you, sir. Hemant Kamble Saab, all the best to you for your 6th May rally. I hope the MNS takes a very clear-cut, very strong stand on the oil refinery. जैसा आपने कहा कि वेदांता फॉक्सकॉन स्वैप करते हैं ना, वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्र को दे दीजिए और रिफाइनरी गुजरात में दे दीजिए, क्योंकि गुजरात में पहली रिफाइनरी है, एक और रिफाइनरी रख दीजिए वहाँ पे, क्या फर्क क्या पड़ता है? कोई It'll be प्रॉब्लम नहीं nice. है, It'll be कोई wonderful. प्रॉब्लम नहीं। And Thank you very and much. in any event, जो कच्छ पूरा रन ऑफ कच्छ जो है, इट इज ऑलरेडी ए बैरन रीजन, इतना बड़ा रीजन है आपके पास, वहां पर अगर एक और रिफाइनरी आ गई तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ तो पूरी कोंकण बेल्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जरूर, राइट बराबर। Kamble Saab, thank you very much. It's been a great pleasure talking to you as always, and all the very Thank best you to you. very And we believe that the MNS is going to be a huge factor, not only in the BMC or in the corporation elections, but also in the assembly elections. Thank you so much. Namaskar. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Namaskar. वंदे मातरम। Vande Mataram. Vande Mataram, sir. Thank you very much. Right, that was nice. That was a nice show today. Yes. We had all aspects, including the BJP. Everybody gave very informative kind of information. Yes, of course. But I still haven't figured out what a green refinery is, especially a green oil refinery. Can you imagine crude oil refinery and environment friendly? You got to be kidding me. But then that's only me. That's it. That's all we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. Please do keep sending in your comments. Some of your comments are very, very colorful, by the way. Can't really be read on air. But do keep sending them. We read them and we are very, very, very pleased and amused by them. All the same, आप अपने comments भेजते रहें इसी तरीके से। प्रदीप जी और मैं कल यहीं हाजिर होंगे आपके पास नेशन नाउ पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.